नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खास मुलाकात में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में कुछ कहना सूरज को चिराग दिखाने के मुतरादिफ है। जी, हम बात कर रहे हैं हैदराबाद के सीनियर सहाफ़ी सैयद सज्जादुल हसनैन की, जो कई अखबारात से जुड़े रहे, कई रसालों में काम किया, मुख्तलिफ चैनल से जुड़े रहे। सज्जाद साहब की खास बात यह है कि आप बैनुल-अक़वामी उमूर पे बहुत गहरी नजर है आपकी, आप अच्छी खासी पकड़ रखते हैं उस पे। तो हम आज इनसे बात करेंगे बैनुल-अक़वामी इशू पे। सज्जाद साहब, इन दिनों इंटरनेशनल कैनवस पे जो खबर सुर्खियों में है वो है ईरान। तो ईरान छाया हुआ है। ईरान अमेरिका के जो इख्तलाफात हैं वो तो बहुत पुराने हैं, मगर अभी ऐसा लग रहा है कि बस अब हुई कि तब हुई वाली बात चल रही है। तो क्या कहना चाहेंगे आप इस ताल्लुक से? शुक्रिया रिजवी साहब के, आपने जो है ज़रा नवाजी आपकी के आपने जो है मुझे मेरे साथ यकीन, देखिए सीनियर जूनियर का क्या है कि हम दोनों भी जो है बहुत बढ़िया जो है वहाँ पे आलमी मंजर बनाया करते थे। तो बहरहाल जो है आलमी मंजर की आपने बात की है, यकीनन जो है ईरान का मसला जो है एक आलमी मसला है। और आलमी तनाजुर में अगर हम इस मसले को देखें तो यहाँ एक बात तो सादिक आ रही है कि ईरान में शुरुआत तो अवाम ने की थी, लेकिन इसको जो है अमेरिका ने और इजराइल ने हाईजैक कर लिया है इस मसले को। देखिए, अगर हम जो है प्रोटेस्ट की बात करें, एहतजाज की बात करें, या फिर जो है महंगाई की बात करें, या फिर लोगों के लिए रोटी महंगी हुई है। देखिए, सबसे बड़ा मसला तो रोटी का होता है। तो जहाँ जहाँ भी रोटी महंगी हुई वहाँ वहाँ भी इस नौइयत के एहतजाज हुए। हम जो है तारीख उठा के देखेंगे तो तारीख भरी पड़ी है इस तरह के जो है लोगों का गम गुस्सा जब जो है बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तो फिर वो लोग जो है हुकूमतों के खिलाफ, बादशाहों के खिलाफ, हुक्मरानों के खिलाफ, डिक्टेटर्स के खिलाफ जो है सड़क पे आ जाते हैं। तो हालिया दिनों में देखिए एक नई सिचुएशन देखने में आई है। हम नई सदी में हैं, हम जो है इंटरनेट के दौर में हैं, हम जो है इंतहाई असरी दौर में हैं। हमने जो है आसमानों पे कमंदे डाल ली हैं, हम समंदरों की तहों में जो है हमने मालूम कर लिया है कि क्या जो है मतलब ये कि साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि जो है इंसान आसमान के ऊपर की भी जो है जानकारी रखता है, जमीन के नीचे की भी जानकारी रखता है, समंदर की तहों की भी जो है जानकारी आज आसान हो गई है। लोग कैमरा लेके पहुंच जाते हैं। बहरहाल बोलने का मतलब यह है कि हमने तरक्की बहुत कर ली, लेकिन आज भी हमारा बुनियादी मसला रोटी है, आज भी हमारा मसला रोजगार है, आज भी हमारा मसला महंगाई है। तो उस महंगाई के खिलाफ देखिए, जब भी आम आदमी को रोटी नहीं मिलती तो उसका गुस्सा निकलना फितरी है। हमने देखा नेपाल में इस तरह का जो है इनकलाब आया था तो लोग बाहर निकले थे, जेनजी का नाम दिया गया था। जब ही देखिए जेनजी का जो कॉन्सेप्ट निकला है वो इन्हीं जो है नई नस्ल के नौजवानों से निकला है। नेपाल में प्रोटेस्ट हुआ था, हुकूमत को जो है बहुत मुश्किल से बचाया गया। सबसे पहले रोटी के मसले पे अगर कहीं प्रोटेस्ट हुआ था तो श्रीलंका में हुआ था। इतना भयानक प्रोटेस्ट था श्रीलंका का कि वहां के सदर को, वजीर आजम को और वज़रा को भागना पड़ा, उनके घर जलाए गए, उनको मारा पीटा गया, कई वज़रा को कत्ल तक कर दिया। इतनी खौफनाक सूरत हाल वहां पे हो गई थी। उसके बाद हम देखते हैं कि बांग्लादेश में यही सूरत हाल पैदा होती है। वहां भी लोग जो है सड़क पे निकलते हैं रोजगार के मसले को लेके, करप्शन के मसले को लेके। रोजगार का मतलब है रोटी, सीधी सी बात है। तो अब करप्शन का मतलब है सिस्टम। तो सिस्टम को लेके और रोजगार को लेके लोग बाहर निकले। तो हमने देखा कि कैसे शेख हसीना को मुल्क छोड़ के भागना पड़ा, वज़ीर आज़म थी वो। तो कैसे आपने ये भी देखा होगा तो आपको हैरत होगी कि आज के जदीद दौर में भी रोटी कितनी अहमियत की हामिल है कि जब शेख हसीना के घर पे धावा बोला लोगों ने तो सबसे पहले उनके चिकन को सबसे पहले उनके किचन को कैप्चर किया गया। उनके जो है किचन से रोटियां लूटी गई, उनके किचन से जो है बिरयानी लूटी गई, उनके किचन से चिकन की जो है डिशेस थी, मसला तो आलीशान डिशेस थी,
वो लूटी गई। ये मसला तो मतलब क्या ही ये है। क्या है, मसला यही है कि रोटी बुनियादी मसला है। तो हमने देखा कि जो है जेनजी का जो उत्साह है वो नेपाल में भी देखा गया, बांग्लादेश में भी देखा गया, श्रीलंका में भी देखा गया। श्रीलंका में इख्तिदार से बेदखल किया गया लोगों को, और बांग्लादेश में भी इख्तिदार से बेदखल किया गया। तो यही सिचुएशन ईरान में भी शुरू हुई, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन एक मिनट, जी अभी आप इराक़ी का स्टेटमेंट देखा होगा, वहाँ फॉरेन मिनिस्टर जो ईरान के, जी तो वो ये कह रहे हैं कि ये बढ़ा चढ़ा के पेश किया जा रहा है, और जो वेस्टर्न मीडिया है उसके में वो हकीकत से हट करके ये खबरें आ रही हैं इस तरह की। ऐसा नहीं है कि इतने ज़्यादा 4 दिनों से बिल्कुल शांत है और माहौल बिल्कुल पुरअमन है, और इतना ज़्यादा लोग वो खिलाफ नहीं है हुकूमत के जितना बताया जा रहा है। देखिए मसला यहाँ पे ये हुआ, देखिए इस बात से ना आप इनकार कर सकते हैं ना मैं इनकार कर सकता हूँ कि वहाँ एहतजाज हुआ। वहाँ आम लोगों ने एहतजाज किया महंगाई के खिलाफ। वहाँ पे आम लोग सड़क पे निकले, ईरान की तेहरान की सड़कों पे निकले, वो मौजूदा हुकूमत की नाक़िस कारकर्दगी के खिलाफ मुजाहरे कर रहे थे। ये हकीकत है, इस हकीकत से ईरान भी जो है इनकार नहीं कर सकता। लेकिन वहाँ पे मसला ये हुआ कि जिस तरीके से बांग्लादेश और जो है श्रीलंका में इक़्तिदार से लोगों को बेदखल किया गया, अमेरिका और इजराइल ने यही चाहा। देखिए यहाँ पे हुआ क्या कि एहतजाज को हाईजैक करने की कोशिश की गई, एहतजाज को जो है अरगमाल बनाने की कोशिश की गई। आम आदमी के एहतजाज को, आम आदमी एहतजाज कर रहा था अपनी हुकूमत के खिलाफ, आम आदमी एहतजाज कर रहा था वहाँ के जो है मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ के उनकी जो है पॉलिसियों की वजह से वहाँ पे महंगाई इतनी बढ़ गई है कि आम आदमी के दस्तरस से बाहर चीजें हो गई हैं। चाहे वो आप जो है, हाँ ये उनका हक भी है जी बिल्कुल, लेकिन अब दूसरे एहतजाज लोग, किया। लेकिन अचानक क्या हुआ कि एहतजाज 1 दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन एहतजाज होता है। उसके बाद ट्रम्प का बयान आता है कि ईरान में जो हो रहा है हम नजर रखे हुए हैं। वहां से ट्विस्ट शुरू होता है, कहानी वहां से शुरू होती है। ट्रम्प का बयान आता है कि ईरान में जो हो रहा है उस पर हमने गहरी नजर रखी हुई है, और हम जो है ईरान की हुकूमत को ये जो है ताकीद करते हैं कि वो एहतजाज जो उन पर सख्त जो है कार्रवाई ना करें। उसके बाद अचानक रज़ा शाह पहलवी 1980s में जब इनकलाब आया था ईरान में, आपको याद होगा इमाम खुमैनी की क़यादत में लोग निकले थे, तो रज़ा शाह पहलवी की हुकूमत वहाँ पे थी, बादशाहत थी वहाँ पे, तो बादशाहत के खिलाफ वहाँ पे एहतजाज किया गया था। तो अचानक उसी रज़ा शाह पहलवी के पोते को वहाँ लाया जाता है। पोते के बयान आना शुरू होते हैं। वो लंदन में कायम पजीर है, वो यूरोप में कायम पजीर हैं, उनको वहाँ पे लाया जाता है। उन्होंने ये पैगाम दिया था कि इजराइल और अमेरिका साजिश रच रहे हैं और वो ईरान को जो है अदम इस्तेहकाम का शिकार बनाना चाहते हैं, ईरान की मौजूदा हुकूमत को ख़त्म करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि जो है ईरान में वो अपनी मर्जी के लोगों को लाके इक़्तिदार में बिठाएं। तो ये बयान उनका आया। ये बयान आने के बाद उन्होंने वार्निंग भी दी अमेरिका को भी, इजराइल को भी, कि आपके एजेंट यहाँ पे जो काम कर रहे हैं उनको बख्शा नहीं जाएगा। उस वार्निंग के बाद अचानक एक नई जो है शक्ल इख्तियार करता है एहतजाज, कि मस्जिदें जलाने शुरू कर देते हैं लोग एहतजाज। ये लोगों को बुरा लगा, ईरान के लोगों को। ईरान के लोगों ने कहा कि हमारा एहतजाज जो है महंगाई के खिलाफ है, फिर ये अचानक मस्जिदें क्यों जल रही हैं? बीच में ये मस्जिदें क्यों जल रही हैं? ये मस्जिदों पे हमले क्यों हो रहे हैं? ये मस्जिदों में आग क्यों लगाई जा रही है? ये जो है उनको एक मतलब माथा ठनका जिसको कहा जाता है, वहां पे उनका माथा ठनकता है कि ये हो क्या रहा है। मस्जिदों में अचानक आग लगाई गई, 6-7 मस्जिदें जला दी गई। फिर उसके बाद एक और सिचुएशन ऐसी आई कि अचानक लोगों को गोली मारी जाने लगी। तो अब लोगों की समझ में आया कि गोलियां जो मारी जा रही हैं वो आम आदमी गोली नहीं मार सकता, आम आदमी कत्ल नहीं कर सकता, ये यकीनन एजेंट है। तो यहाँ से टर्निंग पॉइंट ईरान का शुरू होता है। तो यकीनन आज जो बयान आ रहा है ईरान के
नुमाइंदों का हुकूमत के, इसमें कोई शक नहीं है कि आज वहाँ पे जी सिचुएशन कंट्रोल में है। इसकी बड़ी वजह यही है कि वहाँ पे लोगों की अब समझ में आ गया है कि उनके एहतजाज को यरगमाल बनाने की कोशिश की जा रही है। पहली गलती ये की ट्रंप ने भी या इजराइल ने भी कि रजा शाह पहलवी के पोते को उन्होंने मैदान में उतारा और वो बयान देने लगे। उन्होंने कहा कि 30 की सूरत हाल पैदा होगी, हमें निकाला गया था, अब हम इनको निकालेंगे। उल्टा पड़ गया, उल्टा पड़ गया। एक तो ये हुआ। दूसरी सिचुएशन ये आई कि जो है ट्रंप ने धमकी दी कि ईरान जो है एहतजाजियों को ताकत से कुचलने की कोशिश कर रहा है, वो उनको मार रहा है, उनको फांसी देने का काम किया जा रहा है। अगर एहतजाजियों को फांसी दी जाएगी तो हम बख्शेंगे नहीं ईरान को। ये चीज भी जो है ईरान के फेवर में चलेगी। देखिए एक अहम बात यह है कि जाहिर बात है ईरान छोटा मुल्क तो है नहीं, ईरान बहुत बड़ा मुल्क है। ईरान जो है श्रीलंका नहीं है, ईरान बांग्लादेश नहीं है। उसकी अपनी एक ताकत है, उसकी अपनी एक लॉबी है, उसका अपना जो है एक बहुत बड़ा जो है हम ये कह सकते हैं कि जो है उसका अपना एक जो है बड़ी जो है ताल्लुकात हैं उसके। अब बड़ी बात यह है सर कि वो अज़ाइम भी उसके, बिल्कुल वो भी देखिए दो चीजें बताए जा रहे हैं इस ईरान को कमजोर करने के पीछे। एक तो ये कि वो एक जौहरी ताकत बनने के करीब है। जौहरी ताकत का हाँ, ये तो सिलसिला 1 महीना पहले या 2 महीने पहले, मेरे को डेट याद नहीं है, हाँ, वो ये खबर आई थी कि ईरान में जिस तरह से इजराइल ने जो है वहाँ के अस्फहान में मौजूद ईरान के खास तौर पे जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे, उन प्लांटों को डैमेज करने की जो इजराइल ने माजी में, आपको याद होगा इससे पहले ईरान और इजराइल की लड़ाई हुई थी दोनों के आपस में जो है तो उस वक्त जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पे हमला किया था और हमला करने के बाद, ये उस वक्त की बात है जब फलस्तीन में तशद्दुद गजा का इजराइल की सफाकी, इजराइल की बर्बरियत, इजराइल की जो है हम ये कह सकते हैं कि खबासत, हम इसको खबासत से बड़े भी अगर कोई लफ्ज होगा हाँ, तो वो लफ्ज कहा जिस तरीके से उन्होंने मारा था, बच्चों को शहीद किया, खवातीन को शहीद किया, अस्पतालों पे बम बरसाए और जो है हर चीज पे जो है कोई चीज नहीं छोड़ी, हत्ता के मासूम जो है परेशान हाल लोग जो रोटी लेने के लिए कतार में खड़े थे उनको तक नहीं बख्शा गया था, उन पर फायरिंग करके उनको शहीद किया गया। तो उस सिचुएशन में आपको याद होगा कि मुक्तदा सदर जो हिजबुल्लाह के सरबराह थे उनको जो है शहीद किया गया। आपको याद होगा कि ईरान के जो है ईरान में इस्माइल हानिया गए थे, हमास के सरबराह, उनको ईरान में जो है तेहरान में जो है उनको शहीद किया गया। तो ये जो सिचुएशन आई थी, उस सिचुएशन के बाद इजराइल को ऐसा लगने लगा था कि हमारा जो ग्रेटर इसराइल का काम है उसमें ईरान भी जो है बाधा डाल सकता है, रुकावट पैदा कर सकता है। तो अब उनको देखिए यहाँ एक दूसरा मसला ये हो गया कि ईरान ने धमकी दी कि तुमने जो है हमारी जो है अस्फहान में हमारे जो न्यूक्लियर प्लांट्स थे उन पे आपने निशाना साधा, उनको डैमेज किया। तो उन्होंने कहा था कि डैमेज तो हुए लेकिन हम बहुत जल्द बहाल कर लेंगे उनको, हमारे लिए मसला नहीं है। तो एक हफ्ता पहले, एक हफ्ता नहीं बल्कि हम ये कह सकते हैं कि 1 महीना पहले ये खबर आई थी कि ईरान जो है जौहरी अफजूदगी के काबिल हो चुका है, उसने जौहरी हथियार बना लिए हैं, जौहरी बम बना लिया है और वो किसी भी वक्त तजर्बा कर सकता है। तो जहां तक मेरा ख्याल है ईरान के जौहरी बम के तजुर्बे से सबसे ज्यादा अगर कोई खौफजदा है तो इजराइल खौफजदा है, क्योंकि खित्ते में इजराइल को अगर सबसे ज्यादा खौफ है तो ईरान है। देखिए मिस्र, उर्दन, यहाँ तक के शाम और फिर जो है सऊदी अरब, ये सारे ममालिक अगर हम बात करें इन ममालिक की तो ये सारे ममालिक फिलहाल जो है अमेरिकन लॉबी का हिस्सा है और इनको इजराइल को इनसे खतरा नहीं है। और सबसे अहम बात यह है कि सऊदी अरब हमास का मुखालिफ रहा है, इख्वान का मुखालिफ रहा है। ये दो ताकतें मिस्र में और जो है
फलस्तीन में सरगर्म थी। सऊदी अरब ही की जो है एक मतलब एक साजिश के तहत कहिए या फिर उसके मसाइल की वजह से इख्वानुल मुस्लिमीन की हुकूमत का खात्मा हुआ था। आपको याद होगा मिस्र में मोहम्मद मुर्सी की जो है हुकूमत बनी थी, तो कैसे उनको जो इख्तियार से बेदखल किया गया और कैसे जो है फिर एक नए हुक्मरान को लाके वहां पे बिठाया गया जो इजराइल की भी सुनता है, सऊदी की भी सुनता है, अमेरिका की भी सुनता है। हम नवा लोगों को जो इख्तियार में मिस्र में इजिप्ट में बिठाया गया और फिर हमास का खात्मा करने का काम किया गया। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि आज हमास की ताकत पूरी तरीके से तहस नहस हो चुकी है। हिजबुल्लाह जो एक बड़ी ताकत थी उसको भी खत्म कर दिया गया। धीरे धीरे ये लोग जो है अपने दुश्मनों को खत्म करते आ रहे हैं। अब उनके लिए अब फिलहाल खित्ते में सबसे बड़ा मसला ईरान है और ईरान से और बड़ा खतरा ये है कि वो जौहरी ताकत भी बनने जा रहा है। तो उसको जौहरी ताकत बनने से रोकने के लिए और ईरान के खतरे को मतलब है कि भांपते हुए वहां पे ये सिचुएशन पैदा की गई है और जो है अमेरिका और इजराइल इसमें बराबर के शरीक हैं। इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। अब देखने वाली बात यह है कि अभी तक तो जो है मामला हम ये कह सकते हैं कि एहतजाज का जो सिलसिला था वो खत्म हो चुका है। लोगों के जहन में ये बात आ चुकी है कि ये जो है बैरूनी ताकतें उनके एहतजाज को सबूताज करने में कामयाब हो गई हैं और इसीलिए उन्होंने एहतजाज तर्क कर दिया है। तो अब देखने वाली बात यह है कि आने वाले दिनों में अमेरिका और इजराइल किस नोयत की सिचुएशन खित्ते में पैदा करते हैं। देखिए रज़ी साहब, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि अमेरिका फिलहाल ईरान पे राष्ट्र हमला करने की जरूरत नहीं करेगा। वेनेजुएला में जैसा कि उसने किया था कि सीधे उसके फौजी वहां उतरते हैं, सदर को लेके घर चले जाते हैं, मतलब किडनैप करके ले जाते हैं, वैसी सिचुएशन यहाँ नहीं हो सकती। हम ये कह सकते हैं कि ऐसी सिचुएशन उस वक्त हो सकती थी अगर चीन जो है लाताल्लुक होता, लेकिन चीन ने इस मामले में दो टूक अंदाज में कहा है कि किसी को भी ईरान पे हमला करने की इजाजत नहीं दी जा सकती। और दिलचस्प बात यह है कि रूस भी जो है फिलहाल इस मुद्दे पे जो है ईरान के साथ खड़ा नजर आता है और ये चीज अमेरिका को खटक रही है। देखिए, तो इसका मतलब ये हुआ कि चीन के भी मफादात ईरान से जुड़े हैं, चाहे वो चाबहार की बंदरगाह की अगर हम बात करें, चाहे जो है गवादर की बंदरगाह की हम बात करें जो पाकिस्तान में है। आपको तो याद ही होगा कि चीन ने संक्यांग से एक बड़ी सड़क निकाली है जो गवादर की बंदरगाह तक जाती है पाकिस्तान में, और फिर गवादर से चाबहार की बंदरगाह तक एक लिंक मिलाया जा रहा है ताकि इसके माल की यूरोप में सप्लाई को तेज रफ्तार, आसान और कम वक्त में पहुंचाने वाला बनाया जाए। तो जाहिर बात है समंदर का रास्ता उसको तवील होता वहां से अगर वो जाता, यहाँ से वो जाएंगे तो आसान होगा, करीब होगा। तो चाहते हैं कि पहले यहाँ से सड़क लेके जाए, 1000 किलोमीटर की सड़क होगी मुश्किल से, गवादर की बंदरगाह पे जाएंगे, वहां माल जो है लोड करेंगे, फिर गवादर से चाबहार की बंदरगाह जाएंगे, वहां से फिर जहाज यूरोप की तरफ जाएंगे। तो चीन के भी मफादात इसमें जुड़े हैं चाबहार के बंदरगाह से, और चीन के मफादात तेल से भी जुड़े हैं ईरान के। बहुत बहुत शुक्रिया सैयद सज्जादुल हसनैन साहब हमसे बात करने के लिए, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बहुत शुक्रिया।